डिफेंस स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर डिफेंस स्टॉक्स में क्योंकि बहुत कुछ एक्शन देखने को नहीं मिला, जैसे ही युद्ध होता है दुनिया भर में अनसर्टेनिटी होती है तो डिफेंस शेयरों में जो है एक अच्छी तेजी देखने को मिलती है, लेकिन फिलहाल जो है वो ठंडे हैं। यहाँ पर पिछले कुछ समय में हल्की तेजी आई, क्या है कि ये अपॉर्चुनिटी रहेगी अभी, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ साइकिल होती है और जो जो साइकिल होती है इस लिहाज से यहाँ पर जो होता है एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी दिखती भी है निवेशकों को। यहाँ पर भारत का रक्षा बजट लगातार बढ़ रहा है, यहाँ पर मेक इन इंडिया पर फोकस है, आत्मनिर्भरता के ऊपर यहाँ पर, और ऑर्डर जो पाइपलाइन है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मजबूत है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसी चीज़ों को समझते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग जो है कुछ स्टॉक जो है स्पेसिफिक चर्चा शुरू करते हैं यहाँ पर, और बहुत सारे स्टॉक्स हैं यहाँ पर। आप देखेंगे कि पिछले कुछ समय में तेज़ी रही है। HAL से ही शुरुआत करते हैं यहाँ पे। देखिए आज जो है इन पैक में गिरावट देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें करीब 1% के आसपास नीचे गिरा हुआ है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें करीब 62% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। भारत डायनामिक्स की बात करें यहाँ पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय में जो है डिफेंस स्टॉक्स जो है वो ठंडे हैं। और यहाँ पे मजगांव डॉक की बात करें तो यहाँ पर भी 1% के आसपास गिरावट है, लेकिन कोचिंग शिपयार्ड पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। भारत फौज जैसे स्टॉक है, जैसे सोलर इंडस्ट्रीज है, आप समझिए कि ब्रोकरेज की पिक का सबसे बेहतरीन स्टॉक प्राइवेट में सोलर इंडस्ट्रीज उनको काफ़ी पसंद आता है। यहाँ पे MTR है, पॉजिटिव है, अस्त्र माइक्रो प्रोडक्ट्स हैं, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जहाँ पर फोकस रहता है। तो चलिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से शुरुआत करते हैं। पास डिफेंस है, यहाँ पर आधे प्रतिशत की गिरावट। डाटा पैटर्न है 2% चढ़ा हुआ है यहाँ पे। जेन टेक्नोलॉजीज है 2% नीचे यहाँ पे। तो डिफेंस जो सेक्टर है हर जगह पर जो है वो मिले जुले जो स्थितियां देखने को मिल रही है। मिश्र धातु नीचे, गार्डन रीच ऊपर, अपोलो माइक्रोसिस्टम जो है 2 से 2.5% नीचे। सबसे पहले अमित सर आपका डिफेंस सेक्टर पे व्यू और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऊपर। आप ये समझिए कि देश की सबसे पुरानी बड़ी एरोस्पेस कंपनियों में से एक है, सरकारी कंपनी है, एस्टैब्लिशमेंट 1940 के आसपास हुआ था। काफ़ी पुरानी कंपनी, डिज़ाइन करती है, डेवलपमेंट करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, एयरक्राफ्ट को लेके, हेलीकॉप्टर्स हैं यहाँ पर, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कैसे देख रहे हैं? हर जी, आज हम 23 तारीख पर खड़े हुए हैं। मुझे लगता है 30 तारीख के दिन तक डिफेंस काउंटर में एक अच्छी तेजी बिल्टअप होनी चाहिए। इनफैक्ट जब अगली कोई बुलिश रैली ट्रिगर होती है हमारे स्टॉक मार्केट में, तो उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन डिफेंस स्टॉक का हो सकता है, जो यहाँ से 3 से 6% की मूवमेंट कम से कम दिखा सकते हैं। HAL की अगर हम बात करें तो HAL अभी हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग जोन पर जा रहा है, जो थोड़ा सा इरिटेट करेगा लोगों को लेने के बाद 2 से 3 दिन, और हो सकता है उसके बाद इसमें बुलिश मोमेंटम ट्रिगर हो। और HAL की अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो 4380 का रेट चल रहा है, 4350 का रेट चल रहा है अभी। अगर इनके से गिरता भी है तो 4250 का मंदा नहीं लगता है, तो करंट मार्केट प्राइस से 4280 रुपए तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आने वाले टाइम पर 4550 से 4650 रुपए तक के रेट HAL में हम 30 तारीख तक देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अच्छा मैम, अब अमित सर का ये कहना है कि 30 तारीख के बाद जो है वो इसमें डिफेंस स्टॉक्स में जो है तेजी बनती हुई दिख सकती है। HAL के भी इन्होंने टारगेट बताया। एक तो मैं डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर, डिफेंस के ऊपर आपका नजरिया समझना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी समय से यहाँ पर जो है ठंडापन देखने को मिल रहा है। दूसरा भारत डायनामिक्स, ये जो स्टॉक है, क्योंकि सरफेस टू एयर मिसाइल के मामले में इसका कोई तोड़ नहीं है, यहाँ पे ज़बरदस्त है कंपनी। एयर टैंक गाइडेड मिसाइल जो है बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती है यहाँ पर। आप कैसे देख रहे हैं भारत डायनामिक्स को, और कब तक जो है वापस तेजी लौटती दिख सकती है डिफेंस शेयरों? ओके, तो पहले तो मैं डिस्क्लोजर दे दूं आज ही, मतलब मैं आपसे बात कर रही हूँ, और जब थोड़ी देर में ऑफ स्क्रीन जब थी, मतलब जब बात नहीं कर रही थी, बाकी सब लोग अपना व्यू रख रहे थे, उसी समय मैंने अपने डिफेंस ETF से प्रॉफिट बुक किया है। क्योंकि कुछ में 10% ETF की बात कर रही हूँ, कुछ में 10, कुछ में 12, कुछ में 15% इस तरह से बन रहा था। मैंने शॉर्ट ETF की बात कर रही हूँ, पारस डिफेंस आइडिया फोर्ज की नहीं, वो अभी भी है। वहां से मैंने अपनी पोजीशन हल्की कर ली, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो का वेटेज था 30% डिफेंस में, क्योंकि मुझे शॉर्ट टर्म, तो मैं एक समय की बात बता रही हूँ आपको। तो आज मैंने वहां पर अपनी पोजीशन हल्की इसलिए की है क्योंकि टेक्निकल चार्ट पर जब मैं इसको देख रही हूँ तो मुझे शॉर्ट टर्म में छोटा सा एक डिप दिख रहा है। लेकिन जो बाकी स्टॉक्स है, अगर मेरा व्यू, मैंने इसलिए ये बात एक्सप्लेन किया कि पोर्टफोलियो का 30% डिफेंस में लगा हुआ था, तो इसीलिए आपको एक्सप्लेन किया है कि मैंने अपनी पोजिशन प्रॉफिट में हल्की की है, बेरिश नहीं। और रही बात स्टॉक कौन से चूज करने हैं, वो आपकी पसंद के अभी भी हो सकते हैं, मौका अभी भी है आपके पास में। यू कैन एक्सपेक्ट, अभी जैसे डिफेंस इंडेक्स आपका 8,900 चल रहा है, यहाँ से हो सकता है 8,500, 8,600 आ जाए। वहां पर फ्रेश लॉन्ग आपकी पसंद के स्टॉक में फिर से बना सकते हो। इट डिपेंड्स कि आपका अगर 1-2 महीने वाला ट्रेड एक्टिविटी करते हो तो वाई डिफेंस ओनली, और भी काउंटर्स है डिफेंस में, तो आपको कामली आपको इन्वेस्टमेंट करना है ना।
अगर आपका ये व्यू क्लियर है तो आप इसको बाय एंड होल्ड कंडीशन करके जा सकते हो। मैक्सिमम डाउनसाइड जो डिफेंस में मुझे यहाँ से लगती है एज एन की अगर स्विंग ट्रेड की एंट्री बनानी हो तो कहाँ बनाए, 8,600 से 8,500 यानी 8,600 8,500 की रेंज में फिर बन। अब आपने जो स्टॉक दिया है बीडीएल, मतलब पुरानी बात नहीं करते, सबको मालूम है, जो लोग देख रहे हैं उनको पता है क्या बोला था, कहाँ रेकमेंड किया था, बट इट इज क्लोज टू फर्स्ट टारगेट। आई थिंक 1350 का था फर्स्ट टारगेट, उसके ऊपर ही है, बट इतना ही नहीं है जो इसमें हम एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं। आप आराम से अगर आज बाय करते हो, अभी बोला कुछ काउंटर्स 3 सेक्टर ऐसे चूज कर लो आप, जिसमें कि डिफेंस रहेगा, बैंकिंग रहेगा एंड आपका दूसरा सेक्टर आपका एनर्जी। इन 3 सेक्टर्स में ट्रेड करने से बचो, इनमें इन्वेस्टमेंट करो। उसमें से अब हम बात करें बीडीएल की, तो बीडीएल में करंट प्राइस पॉइंट पर भी एंट्री बनती है, जब 1220 पर भी एंट्री दी थी, अब भी बना सकते हो। 1500 से लेकर के 1650 1800 के टारगेट्स हैं। ये बाय एंड होल्ड वाली चीजें, हर चीज में ट्रेड का व्यू लेकर के चलोगे तो परेशान होगे। रही बात स्टॉप लॉस, 1200 का फिलहाल मेंटेन करके चलिए जब आप 1370 पर खरीदते हो। ठीक है, यहाँ पर मैम ने जो है भारत डायनामिक्स को लेकर भी यहाँ पर सलाह दे दी, और पूरे यहाँ पर जो है डिफेंस सेक्टर के ऊपर किस तरीके की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। यानी कि मैम आप भी मान रहे हैं कि स्टैगर मैनर में सही खरीदारी करते रहिए, और सर ने जो जैसे कहा अमित सर ने कि भाई 30 तारीख के आगे जो है यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई दिख सकती है, आप भी इस तरह की चीज़ें मान रहे हैं? मैं 30 तारीख का हाँ नहीं, तारीख के हिसाब से नहीं, मेरा मतलब तारीख के हिसाब से नहीं, मंथली के हिसाब से ना। हाँ ठीक है, ठीक तो है प्राइस पैटर्न इस तरह के है कि छोटा मोटा जो पुल बैक है जी तो वो कंप्लीट हो जाएगा बाय दैट टाइम। जी, तो जी। अपसाइड कंटिन्यू रह रही है, ठीक छोटा है। सा पुल बैक है, हेल्दी पुल बैक। समझ गया मैम, समझ गया। अब अमित सर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आप कैसे देख रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को? हर जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एक मिनट, जी पूरे डिफेंस काउंटर में ही अभी मैं तो तेजी देख रहा हूँ अगले 8 दिनों में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए अभी 446 रुपए के आसपास चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है डिप अगर मिलती है तो 440 रुपए तक मैक्सिमम, 440 और 438 की रेंज पे लेना चाहिए। 429 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस, और कुछ दिनों में 470 475 ओके, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर सर की सलाह आ गई। मैम डाटा पैटर्न, क्योंकि ये जो कंपनी है बेसिकली जो मॉडर्न डिज़ाइनिंग जो इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको डिज़ाइन करती हैं। रेडार कम्युनिकेशंस जो है यहाँ पर, एवियोनिक्स जो होते हैं वो होते हैं, इसके अलावा और भी मिलिट्री की जो तमाम तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं उसको डिज़ाइन करने में कंपनी की महारत है। डाटा पैटर्न में आपकी क्या सलाह रहेगी? अभी भी होल्ड करो जी एंड मतलब जिस समय 6000 का टारगेट बोल रही थी, सबको लग रहा था कि बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन लग रहा है ना, लेकिन वैसा है नहीं। आराम से 6000 आ रही है, और आपको शायद दो क्वार्टर लगे या फिर मैक्सिमम 3, आराम से आ रहा है। तो अभी जो भी लोग इसमें इन्वेस्टेड है, प्लीज स्टे इन्वेस्टेड, अच्छा काउंटर है। और डिस्क्लोजर, मैंने इसको 3060 3100 के भाव पर रिकमेंड किया है अपने मेंबर्स को भी 20 फरवरी को। हमारे लिए शॉर्ट टर्म वाले जो स्विंग के टारगेट थे 3400 3700 के थे, जो कि अचीव हो चुके हैं। कल वो फाइनल हो गया एक वेव, बट अब इन्वेस्टर्स की बारी उसको होल्ड करने की है। अगर आप स्विंग के टारगेट की बात करें, इट्स ऑल डन एंड डस्टेड, वेरी वेल। बट अब यहाँ से आपको एज एन इन्वेस्टर अगर आप बाय एंड होल्ड करके दिखा सकते हो, मैंने दिखा सकते हो इसलिए बोला क्योंकि कुछ लोग या तो प्रॉफिट में होंगे, कुछ लोग यहाँ पर अगर बाय करने की कोशिश करें क्लोज टू 3400 3950 4000, जो यहाँ से बाय करने की कोशिश करे एक अच्छे काउंटर में जिसमें दम है, तो हिम्मत लगेगी। या तो प्रॉफिट को भी देखना और फ्रेश बाय भी करना। तो स्टॉप लॉस उस कंडीशन में अभी आपके लिए स्ट्रिक्टली नॉन नेगोशिएबल कंडीशन में 3200 का रखिए। बीच में चाहे तो एक पड़ाव आप रख सकते हो 5000 का, इसके बाद सीधा 6000, जब तक ना आए तब तक होल्ड करना। फिर ठीक है, एकस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक और कंपनी है यहाँ पे, और ये कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है ना सिर्फ भारत में बल्कि फ्रांस में, अमेरिका तक में है यहाँ पर फैले हुए। पिछले 6 महीने के अंदर एक अच्छा जो है मूव इसने दिखाया 20% के आसपास का। अमित सर कैसे देख रहे हैं आप इस स्टॉक को? सर स्पेल आउट कर दीजिए प्लीज। सर AEQUS। खतरनाक स्टॉक लेके आते हैं हर जी। ये आईपीओ था एक्चुअली, ये रिसेंटली आईपीओ था। हाँ एक सर देखिए, हाँ हर जी देखिए, ये हो सकता है एक बार 173 174 की रेंज पर टेस्ट हो। करंट मार्केट प्राइस में तो इसको नहीं जाना चाहिए लॉन्ग साइड में, क्योंकि 197 तक का मैक्सिमम पोटेंशियल था जो एक बार टेस्ट हो चुका है। इनफैक्ट 204 रुपए 60 पैसे का हाई भी लगाया। एक बार एक्यूमुलेशन प्रोसेस में आना चाहिए इस स्टॉक ने।
₹164.60 से ₹170 की रेंज पर ये एक्यूमुलेट करना चाहिए। हो सकता है फिर बाद में इसके पोटेंशियल ओपन हो और ₹220 का टारगेट हो, तो 170 के आसपास आए तो एक्यूमुलेट करिए, करंट मार्केट प्राइस में अवॉइड करिए, लिया हुआ है तो उसको होल्ड करिए। ठीक है माला मैम, पारस डिफेंस के ऊपर क्योंकि वर्सेटाइलिटी बहुत है इस कंपनी के अंदर यहाँ पारस डिफेंस एंड आइडिया फोर्ज, मैंने डिफेंस के ETF बेचे हैं, पारस डिफेंस एंड आइडिया फोर्ज अभी भी रखे हैं और रखूंगी। पर। जी मैम, क्योंकि आइडिया फोर्ज की आपने बात की तो यहाँ पे एक द्रोणाचार्य जो है वो भी कंपनी निकल के आ जाती है, जो कि हाँ बेसिकली यहाँ पर जो है इसी बिजनेस मॉडल मैं उसको रेकमेंड नहीं करूंगी हर्षी, मैं उसको नजर बना के रखा है, मैंने खरीदना है उसको। ठीक है मैम, वो वो फिर मतलब होता क्या है ना कि नहीं, मैं कमेंट नहीं, इट्स फॉर मी, मैं इसमें खरीदारी का व्यू रख रही हूँ, तो चलिए मैं मैम, जस्ट वेट कोई कर बात रही हूँ अगले हफ्ते मोस्ट लाइक। ठीक है मैम, ये चीज जो थी वो नजर हम लोगों की भी स्टॉक्स पे रहती है, तो इसलिए मैंने कहा कि पूछे एक अमित चीज सर। अगर आप समझेंगे ना, जी। मुझे थोड़े से, क्योंकि मैं ऑप्शंस का जो क्या बोलते हैं उसको, हीट एक बार ब्लड रगों में दौड़ चुकी है, जी। तो मेरा स्टॉक सिलेक्शन ऐसा है कि मुझे ऑप्शन तो करना नहीं है, बिकॉज दैट्स नॉट सुटेबल टू मी, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई मुझे उससे, जी। स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया था। तो फिर मैंने उसका सोल्यूशन यही निकाला, मैं स्टॉक ऐसे चूज करूंगी जो ऑप्शन जैसे बढ़े या घटे लेकिन एक्सपायर ना, तो फिर ये है उसका सोल्यूशन, इसलिए छोटे स्टॉक। बिल्कुल मैम, हम लोग सुबह शाम इतना स्टॉक्स में रहते हैं तो कई बार लगता है कि ब्लड में खून नहीं, वो स्टॉक्स ही दौड़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है। तो वो स्थितियां हो गया। अमित सर आप सजेस्ट कीजिए सर। एंड अमित जी जस्ट आधा थोड़ा सा, और ये जो EMAs, इट्स लुकिंग, इट्स लाइक वेट, जो EMAs होते हैं ना वो ब्लड सप्लाई वाली वेव्स जैसे लगते हैं। बिल्कुल 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 Please. जी। अच्छा हाँ। अमित सर एक तो यहाँ पर जो है स्टॉक द्रोणाचार्य एक स्टॉक है सर, बेसिकली द्रोण के ऊपर है यहाँ पर। दूसरा आइडिया फोर्ज, ये जो है काफ़ी समय से आइडिया फोर्ज जब आया शुरुआत में काफ़ी लिस्टिंग जो है वो ज़बरदस्त रही, बड़ा क्रेज रहा, भाई द्रोण बनाता है द्रोण बनाता है, लेकिन उसके बाद जो है नंबर्स जो है नतीजे बहुत खास नहीं रहे, लगातार दबाव आता हुआ देखने को मिला हमें। उसके बाद काफ़ी पिटाई हुई, मतलब आप सोचिए 1000 तक के पास जाते जाते नीचे आ गए ये स्टॉक, 533 के भाव पर ट्रेड कर रहा है। एक द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन है, इन दोनों पर आपका क्या नजरिया रहेगा सर? सर आइडिया फोर्ज की पहले बात कर लेते हैं। आइडिया फोर्ज करीब करीब 568 रुपए का हाई लगाकर अभी 533 रुपए के आसपास चल रहा है, डिमांड जोन के आसपास है, 530 के आसपास। अगर इसके नीचे की क्लोजिंग आती है ये महीने की तो थोड़ा तकलीफ में आ सकता है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता तकलीफ में आ सकता है 490 तक के लिए। मुझे ऐसा लगता है हर जी 500 और 490 के बीच में एक बार एंट्री प्लानिंग देगा, वहां पर आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से ले सकते हैं 660 रुपए के टारगेट के लिए। करंट मार्केट प्राइस में इंपल्सिव बाइंग अवॉइड करके 500 से 490 की रेंज पे लीजिए और 450 रुपए का स्टॉप लॉस, और वहां से फिर 650 रुपए के टारगेट। दूसरा आपने पूछा द्रोणाचार्य। जी। द्रोणाचार्य कंपनी का नाम तो बड़ा सोच समझ के रखे हैं प्रमोटर ने, यानी कि छोड़ना नहीं चाहिए ऐसा लगता है नाम सुन के, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हर जी कि 46 रुपए से ऊपर का पोटेंशियल कम है, अभी 36 रुपए के आसपास चल रहा है और पोटेंशियल कम है। यानी आप देखिए 46 रुपए, यानी अभी 36 रुपए चल रहा है, 46 रुपए, लेकिन टूटने के लिए जगह बहुत है। पता नहीं कभी ये 12-13 रुपए भी आ जाए तो आई वोंट बी सरप्राइज। तो इसीलिए टूटने की जगह ज्यादा है, इसलिए मैंने उसको कम कहा। हालांकि परसेंटेज टर्म्स में देखिए तो अच्छा खासा रिटर्न होता है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए हर जी। जब तक 46 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग ना आ जाए तब तक इसके 73 रुपए तक के पोटेंशियल नहीं खुलेंगे, और नीचे के साइड में ऑन द कॉन्ट्ररी 15 रुपए के नीचे 11 रुपए तक भी टूट सकता है कभी भी। ठीक है। अच्छा मैम, मैं आपसे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर जो है शिप बिल्डिंग स्टॉक्स की भी बात होती है लगातार और एक अच्छी वेल्थ की बात की जाती है यहाँ पर, तो कोचिंग शिपयार्ड है, गार्डन रीच शिप बिल्डर है, मजगांव डॉक है, आप इनको कैसे देख रहे हैं यहाँ पर, और आपकी इनमें से कोई है पिक जो एक बेहतर विकल्प हो आगे के लिहाज से? शिपयार्ड हो गया, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हो गया, इनमें से मैम कोई? ठीक है, ऑलराइट। तो कोचिन शिपयार्ड यस, करंट प्राइस पर भी एंट्री हो सकते हैं। एक्चुअली तीनों ये स्टॉक में, बट आप कोई भी दो लो, तीनों का मतलब फिर आप ऐसे हो गया कि आपने बहुत एक पर्टिकुलर थीम जो मरीन वाली है आपने पूरा का पूरा कोई तो चलेगा ऐसा हो गया है। तीनों चलेंगे ये, लेकिन उतना भी एक्सपोजर मत डाल लीजिए कि आपका वेटेज आपके पोर्टफोलियो में बहुत बढ़ जाए, हैंडल नहीं कर सकते। तो ऐसे नहीं, मैंने डिफेंस में 30% रखा था एक समय पे, तो आप वैसी मतलब डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू एनीबॉडी एल्स। सबके रिस्क एपेटाइट, एक्सपोजर, कैपिटल अलग अलग होते,
तो उसके हिसाब से आपको हैंडलिंग करना है। बट टू बी स्पेसिफिक, आगे की मैं तीनों स्टॉक्स पर आउटलुक शेयर जरूर कर देती हूँ, आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए कि आपको लेना कौन सा है। ठीक है, पहले हम शुरू करेंगे मजगांव से, क्योंकि आपकी स्क्रीन पे पहला लिस्ट में वही है। देखिए टारगेट के अब 2650 का टारगेट दिया था, एंट्री रिकमेंड मुझे अच्छे से याद है 2250 2300 पे रिकमेंड की थी। वहां से यही बात किए थे कि टारगेट ये वाला आ जाएगा, 17% अब भी है। फर्स्ट टारगेट पर इट वाज लाइक 17%। तो अभी आपको अगर थोड़ा बहुत डिप मिले कहीं पर 2600 के पास में, आजकल परसों जब भी, तो दोबारा एंट्री आप बना सकते हो, क्योंकि आगे के जो टारगेट 250, 3100 और 3500 ये आपको मिल सकते हैं। एंड दिस टाइम आपका स्टॉप लॉस आप 2300 पर ही रखना। इनफैक्ट जो लोग पहले से आए हुए हैं, आप लोग भी अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर लो 2300 पर, ये भी अच्छा काउंटर है। ठीक। देन जीआरएससी, जीआरएससी ये भी, मतलब मैं तीनों काउंटर जो है पहले एक ही बार में बोल देती हूँ, तीनों ही काउंटर हमारे दिए हुए फर्स्ट टारगेट के ऊपर है, जो अप्रैल में टारगेट दिए थे, एंट्रीज जो दी थी। तो ये एक स्टैंडर्ड अपडेट 15-20% हर एक स्टॉक में हो रहा होगा, उसके बाद भी जो व्यू है वो पॉजिटिव है। अब जीआरएससी आपका 2830 पर पास चल रहा है, एंट्री यहाँ बनती है, कर सकते हो आप। आपके लिए अब जो यहाँ से फर्दर टारगेट होंगे, अगर आप 2830 पर खरीदोगे तो आपके लिए 3150, 3150 और 3400, और उसके बाद सीधा जंप जाएगा 4000 का। इन तीन टारगेट्स के लिए इसमें प्रेस एंट्री बनानी चाहिए, और स्टॉप लॉस जो आपको लगाना चाहिए यहाँ पर 2300 को, मोर देन इनफ है। देन आपका लास्ट काउंटर बचता है कोचिन शिपयार्ड, जो कि करंट प्राइस आराम से, मतलब आप इसको खरीद सकते हैं आराम से। 1300 का स्टॉप लॉस, 1594 पर, यानी क्लोज टू 1590 वगैरह कुछ चल रहा है अभी, इसी रेंज के आसपास खरीद के 1800 पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट सीधा आपका 2000, एंड तीसरा टारगेट सीधा आपका 2150 का ठीक है। होगा। ये तीन टारगेट इसमें भी पॉसिबल है। ठीक। तो आपकी पसंद का स्टॉक चूज कर लो।